नमस्कार दोस्तों, काल कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मौत की डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सच है कि किसी की चीज़ों को बिना पूछे छूना, यह उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफ़ा ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज़ हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसा ही एक चीज़ में काव्या के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिर वो वस्तु क्या थी? मैं इस बात को कब का बता दिया होता, पर ये करना मुझे गलत लग रहा था। पर आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा उस सच्चाई से पर्दा उठाने को सोचा और एक रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो कृपया आप लोग मुझे माफ़ करें। वर्ष 2004 में काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वे लोग पहाड़ियों के प्राकृतिक छटाओं को देखकर सुखद आश्चर्य का अनुभव कर रहे थे। काव्या घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नज़र सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पे पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज़ क्या है, जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील किया हुआ है। काव्या को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे पड़ा हुआ है। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख ली और उसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर डायरी में क्या है। शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए, पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं, तब तक मैं जान नहीं पाऊंगी। सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कैसे सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे? आखिर क्या था उस डायरी में जिसे काव्या शायद अपने सपने में भी नहीं सोचती थी? आखिर किस तरह की सच्चाई से काव्या रूबरू होने वाली थी? रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की हुई थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया तो वो फट सकती थी। पर काव्या धीरे धीरे उस डायरी को अच्छे से खोल दिया। उसके हाथ कांप रही थी। खुद काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर में मेरे साथ क्या हो रहा है। काव्या ने उस डायरी के पहले पृष्ठ को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं हूँ कहाँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर, दुख एवं सुख के क्षणों को अक्षरों में व्यक्त करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में गया था, तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मेरे अपने पिताजी को भी आवाज़ लगाई, पर वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतने जल्दी वे चले कहाँ गए। मैंने इधर उधर आवाज़ लगाई, पर वे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का भी घर नहीं था, तो आखिर वे चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि इतने जल्दी वो बाहर तो नहीं जा सकते। अगर वे घर में ही मौजूद है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैं किसी को ये बात बताऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है। कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए? जोर से खिड़की खुलने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफ़ी खुश था।
क्योंकि इस सपने ने मुझे काफ़ी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही थी और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो चले कहाँ गए? जब तक मैं सोया रहा उसी बीच वो चले गए, पर ऐसे कैसे? मेरे सपने सच हो रहे थे। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई पर वे लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर का हर एक सामान देखा पर वे एकदम उसी जगह पे था जैसे पहले। इसका मतलब था कि अगर वे कहीं भी गए हैं तो अपनी ही मर्जी से गए हैं। मैंने घर से दूर बाहर वाले लोगों से भी पूछा कि आपने कहीं उन्हें देखा है, पर वे लोग भी ना में ही उत्तर दिए। इस बात में से काफ़ी आहत हो गया। मुझे घबराहट होने लगी थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ। हो सकता है कि वो कुछ ज़रूरी काम से कहीं गए होंगे। शायद रात तक वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी काम होंगे जिन्हें बताना उन्होंने मुझे उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक वे ऐसा कभी कुछ नहीं किए। मुझे आज रात तक उनका इंतज़ार करना चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था और धीरे धीरे पलकें मेरी बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे से किसी के होने का अनुभूति हुई। मैंने झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैंने सोचा, लगता है कि मेरी माँ आ गई है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर काफ़ी शांति थी। रात काफ़ी हो चुकी थी पर अब तक वे लौट कर नहीं आए। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था, पर अब ये एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर नज़र घुमाया तो वहाँ एक बहुत ही गहरा कुआं दिखा। मैंने जैसे ही उस कुएं में झाँका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरी माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर हिलकर रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे ये दिन देखने को मिल सकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो वे जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते, तो फिर क्या बात है? मुझे जानना था कि इनकी मौत के पीछे का सच क्या है। एक पल के लिए मैंने भी सोचा कि मेरे माता पिता ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं जीकर क्या करूं। पर तभी मैंने सोचा, जब तक मैं उस कातिल को ना पकड़ लूं जिसने ये सब किया है, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकाल कर वहीं में ज़मीन में दफन कर दिया और उनकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफ़ी छानबीन की पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। मैंने इस बात पे काफ़ी गौर फरमाया कि ये बात तो सच है। वे कुएं के पास गए। अगर उन्हें जबरन कोई ले जाता तो चिल्लाते ज़रूर, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो उस कुएं के पास अपनी ही मर्जी से गए थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वे उस कुएं में कूदे क्यों। बात यहीं तक खत्म नहीं
बात दोहराई कि मेरे माता पिता अपने परिवार में ही थोड़े दिनों के लिए चले गए हैं। मैंने अपनी इस डायरी को पहले से नहीं लिख रहा था। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरी कोई दिनचर्या अंकित नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ उन कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया। एक हफ्ता बीत चुका और सब जो मेरे साथ होने लगा वो बहुत ही अजीब था। शायद किसी को विश्वास ना हो। आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी अपनी माँ की लिखी रखी सामान को नहीं छुआ, और आज उनकी मौत के बाद सब जांचने लगा। मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आने शुरू हुए उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। जब मैंने उनके बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब आकार की कई सारी हड्डियाँ मिली, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखने में तो यही लग रहा था कि सारी हड्डियाँ किसी इंसान की है। मैं घबरा गया। मुझे लगा आखिर माँ इन सब चीज़ों का क्या करती थी। जब मैंने अपनी माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। विचित्र तरह की हड्डियाँ, कई सारे रंग की पोटली, अजीब से कपड़े और कई सारी मोमबत्तियाँ मिली, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। मुझे वहीं पर एक बड़ी सी सफ़ेद कागज़ मिली जिसपे तंत्र मंत्र से संबंधित ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने पहले ना सुना था और ना ही देखा था। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता था। इन सब चीज़ों के देखते देखते रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करेंगे, और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। मैं सिर्फ यही सोचे जा रहा था कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ अपने आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे से बाहर किसी की चलने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने को चला गया, लेकिन बाहर मुझे कोई नहीं दिखा। पर जैसे ही मैंने सीढ़ियों की ओर देखा तो ऐसा मुझे दिखा कि कोई छोटी सी बच्ची वहाँ से नीचे उतर रही है। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपनी आँखें मलकर फिर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि आज रात को ही उन मंत्रों को आवाहन करके देखूंगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि मैं समझ रहा था वो जो कुछ हो रहा है शायद उसी मंत्र की वजह से हुआ है, और उसकी सच्चाई के बारे में जानना था। मैंने वही सब क्रियाएं करनी शुरू कर दी जो कागज़ पर लिखी हुई थी। हर कुछ बिल्कुल उसी के अनुसार करनी शुरू कर दी। उस कागज़ पे लिखी हुई थी कि मंत्र के आह्वान के पहले अपनी आंखें बंद रखें और किसी है मुझे। तो ये बात कभी कभी बेहद फिजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बात इस डायरी में लिख रहा हूँ, क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब मुमकिन है। पर अभी तो इससे भी बड़ी सच्चाई सामने आनी बाकी थी। मैं उस कागज़ पर लिखी हुई सारी क्रियाएं करना शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे कि उस कागज़ में लिखा हुआ था कि क्रिया के कुछ घंटे बाद आपको अपने आसपास किसी की होने की अनुभूति होगी, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने एक छोटी बच्ची सी दिखी। मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई। फिर मुझे याद आया कि लगता है शायद ये वही लड़की है जिसे मैंने उस रात सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए देखा। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। मैंने अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैंने तुरंत ही उस बच्ची को जोर से पकड़ने लगा,
पर जैसे ही छुआ मुझे एक जोर का झटका लगा, मानो बिजली की तार को छू लिया हो। देखने में तो बच्ची एक साधारण बच्ची लग रही थी, पर ये तेज उसके अंदर आई कैसे? एक पत्र के लिए तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा था। सोचा कि कागज़ पे लिखी सारी बातें झूठी थी, क्योंकि मैंने आंखें खोल ली तो क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी थी। ये मनुष्य है, ना कि कोई प्रेत आत्मा। तुरंत ही मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और कौन हो तुम, और इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आए? एक बात तो हमें परेशान कर रही थी कि आखिर ये अंदर कैसे आई। देखने में तो ये प्रेत आत्मा नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इससे इसके घर को छोड़ आऊँगा, और उस बच्ची को ठहरने के लिए मैंने एक कमरा दे दिया। वो बच्ची बहुत कम बोल रही थी। मैंने उतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मृत्यु से बहुत तनाव में था और मुझे उनके कातिलों को पकड़ना था। पर ये रात मेरे लिए क्या खौफ छिपाए बैठा था, मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैंने उस सभी कागज़ को जला डाला जिसमें मंत्र लिखा हुआ था, और तंत्र मंत्र से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने जलाकर राख कर दिया, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से ऊब चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैंने उस बच्ची को देखने के लिए गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। मैंने घर से बाहर अंधेरे में झाँका तो देखा वो बच्ची वही खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। मैं तुरंत नीचे उतर आया और उसी बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात गए? वो खामोश थी। तभी उस बच्ची ने अपनी उंगली के सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वहाँ एक ज़मीन भूरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने कोई खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारे किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, मैं ये जानने के लिए घर के अंदर से फावड़ा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोदकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। वो बच्ची मेरे पीठ पीछे खड़ी थी और मैं उस जमीन को खोदने लगा। थोड़ी देर खोदने पर मुझे अंदर जो चीज़ दिखी उसे देखने के बाद एक पल के लिए मैं थम सा गया। उस कब्र में उस बच्ची की लाश थी जो अभी मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि इसे अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैं किसी तरह अपने पीछे देखा तो वो बच्ची वही खड़ी थी। मैं उसे देखकर पीछे की ओर गिर गया। मैं उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तब उस बच्ची ने कहा, मैं और भी आहत हो गया। ऐसा लगा कि मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। उस बच्ची ने अपने आप बीती बताई कि तुम्हारे माता पिता ने ही मुझे यहाँ इस ज़मीन में दफन किया है। मैं अपने घर से बाहर खलते हुए सड़क के किनारे आ गई थी। तब तुम्हारे माँ ने मुझे बहलाकर अपने साथ ले गई और मुझ पर तंत्र मंत्र कर बेहोश कर दिया, और जब मैं जागी तो पाया कि मैं ज़मीन के नीचे हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकलना चाही तो तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा मैं बच के कैसे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मैं ज़मीन में कैसे दफन हो गया और तुरंत बाहर कैसे निकल आया, वो भी इतनी आसानी से। पहले तो मैं भागकर अपनी माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बच के आ गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुँची तो वहाँ चित्कार मची हुई थी। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैं वहाँ पहुँचकर इधर उधर देखा तो चारों ओर बहुत भीड़ जमी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग ऐसा क्यों रो रहे हैं, वो भी मेरे घर के सामने। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो सामने देखा कि दीवार में मेरी फ़ोटो लगी हुई थी और उस पर फूलों की माला चढ़ रही थी। मैंने सामने अपनी माँ को देखा तो मैं तुरंत उसके पास चली गई, पर वो मुझे देख नहीं पा रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई
कि आप लोग मुझे सुन भी नहीं पा रहे हैं। मैं तुरंत अपने माँ के गोद में बैठ गई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके गोद में बैठी हुई हूँ। वो बस मेरी तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कहे जा रही थी कि अभी मैं जीवित हूँ, फिर भी आप लोग क्यों रो रहे हो। पर मेरी बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आकर आर पार हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक मैं हिली तक नहीं। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाई थी और उसने ये सब किया था। मैं वहाँ से भागकर उस जगह पे आ गई जहाँ मुझे दफन किया गया था। जब मैंने वहाँ एक मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी। मेरे हाथ उस पर स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था। मैंने उसको कहा कि आखिर क्यों तुमने मुझे दफन कर दिया यहाँ पर, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात सुन नहीं पा रही थी, मानो मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँची ही नहीं हो। मैंने देखा कि वो औरत एक फावड़ा लाई और उस कब्र को खोदने लगी। खोदने के बाद मैंने देखा कि मेरी लाश अंदर पड़ी हुई थी, वो भी बुरी हालत में। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ। किसी औरत ने मुझे मारा है और मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। मैं उस औरत का पीछा करने लगी। देखा कि वो घर के अंदर गई और अंदर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने अपने आगे अजीब अजीब सी तंत्र मंत्र संबंधित चीज़ें रखी हुई है। वो औरत भी उसी व्यक्ति के बगल में आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ से उठी और फिर मेरी कब्र के पास पहुँची तो अंदर कुछ फूल फेंके और फिर ऊपर से मिट्टी से भर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर इनका खात्मा कैसे करूं। तब मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और तभी मैं उस औरत के अंदर प्रवेश कर गई और अब जो मैं करती वो भी वही करती, क्योंकि मैं अब आत्मा बन चुकी थी। बस मुझे एक शरीर की ज़रूरत थी। मैं उस औरत के अंदर घुसकर उसे एक कुएं के पास ले गई और उसमें कूद गई, और जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आ गई। अब मुझे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था। फिर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी यही की जो उस औरत के साथ की, और दोनों को उस कुएं में डुबोकर मार दिया और मेरा बदला पूरा हुआ। और मैं ये जानना भी नहीं चाहती थी कि आखिर वो लोगों हमें उस ज़मीन में दफन क्यों किए थे। आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागज़ को जलाकर मुझे मुक्ति दे दी है, और बस मेरी लाश को यही दफन रहने दो। और इतना कह के वो बच्ची मेरे आँखों से ओझल हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था कि मौत की सज़ा भी उनके लिए कम थी। मैंने अपने इस डायरी में सब कुछ लिखा चुका हूँ और अब मैं भी उस कुएं में कूदने जा रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो कोई भी इस डायरी को खोल कर पढ़ेगा उसकी हालत भी बहुत बुरी हो जाएगी। और यही गलती काव्यानी की, और अब वो पूरी तरह से विकलांग हो चुकी थी। पर काव्या ने इस कहानी को हमें बतलाया, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। पर इस कहानी में एक बात मेरे समझ से परे थी कि अगर वो बच्ची किसी को दिख नहीं रही थी तो फिर सागर को कैसे दिखने लगी, और ऐसा क्या सोच सागर ने अपनी जान दे दी। ऐसे भी आत्माओं का रहस्य बहुत बड़ा है जिसे एक डायरी में लिखे हुए शब्दों से समझ पाना बेहद मुश्किल है। अभी तक इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर काव्या ने एक बात नहीं बतलाई कि आखिर उसने उस डायरी के साथ क्या किया, और उस बात को पूछना मैं भी लाजमी नहीं समझता। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी चाहिए हो
तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।